नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर का खास शो स्टार्टअप इनसाइट्स और आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। आज इस शो में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिल्पकारी के फाउंडर अतुल कुमार। इन्होंने झारखंड में साल 2018 में स्टार्टअप की शुरुआत की और जिसके द्वारा ये ट्राइबल और ट्रेडिशनल आर्ट्स को लोगों तक पहुंचाते हैं। जिन्हें ये पसंद आता है, जो ऐसे चीज़ों को पसंद करते हैं, उन तक ये ट्राइबल और ट्रेडिशनल आर्ट्स को पहुंचाने का काम करते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अतुल, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो आपने शुरू की शिल्पकारी जो आपने शुरू की, ये क्या है और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आज के समय में शिल्पकारी 3000 से ज़्यादा आर्टिजन्स का एक हब है, जिसे हम मेकर्स हब का नाम देते हैं, जिसमें हम आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ट्रेडिशनल आर्ट के जितनी भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, डोकरा आर्ट, बैम्बू आर्टिफैक्ट्स, मेटल वेयर आर्टिफैक्ट्स और साथ ही साथ डिफरेंट ट्रेडिशनल एंड ट्राइबल पेंटिंग्स, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक हब के अंदर लेकर के आते हैं, एक प्लेटफॉर्म के अंदर लेकर के आते हैं और कस्टमर्स को हम प्रोवाइड करते हैं कि ठीक है। और कस्टमर्स का भी जो रेंज है हमारा, वो सिंगल कस्टमर से लेकर के कंप्लीट B2B कस्टमर्स तक है, जिसमें मल्टीपल कस्टमाइज प्रोडक्ट का जो सप्लाईज है वो हम डिफरेंट कॉर्पोरेट्स, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस तक भी हम रीच आउट करते हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, करीब 112 रिटेलर्स तक हम इसको प्रोवाइड करते हैं पूरे पैन इंडिया बेसिस पर। बिल्कुल। तो अतुल, ये जो आपने बताया, ये आपका बिजनेस अभी क्या कर रहे हो, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपको कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली और ऐसी कौन सी समस्या या फिर ऐसी कमी थी? स्टार्टअप समस्याओं का दिन है। कोई भी कमी, अगर आपको ऐसा लगता है कोई कमी है या कोई समस्या है, तो स्टार्टअप उसी के लिए होता है, टू सॉल्व समथिंग। तो ऐसी कौन सी समस्या या कमी लगी जो आप अपने स्टार्टअप से दूर करना चाहते थे? समस्या की हम बात करें, ड्यूरिंग माई स्टडीज़ मैं स्पीक मेके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था, जो सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर एमंग यूथ है। स्पीक मेके का होता क्या है, एवरी ईयर कई नेशनल एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं जो कि मल्टीपल IITs एंड IIMs में ऑर्गेनाइज होते हैं। तो ड्यूरिंग माई हायर सेकेंडरी मुझे गुरुकुल अनुभवी स्कॉलरशिप भी मिला, तो इसके थ्रू मैं साउथ में भी डिफरेंट कॉर्नर्स में गया, डिफरेंट ट्राइबल कॉर्नर्स में भी गया। एंड साथ ही साथ स्पीक मेके के नेशनल एंड इंटरनेशनल कन्वेंशंस में मुझे लर्निंग का मौका मिला कई पद्मश्री एंड पद्म विभूषण अवार्डेड आर्टिजन्स के साथ भी इंटेंसिव सेशंस के दौरान। तो उनके साथ जब डिस्कशंस के दौरान और कन्वेंशंस में के दौरान मल्टीपल आर्टिजन्स के साथ बात करने के दौरान हमें पता चला कि ठीक है, ये चीज़ें जो अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास है वो सस्टेनेबल नहीं है, बिल्कुल सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो एक क्वेश्चन मार्क, एक डॉट पॉइंट उस समय अराइज हुआ माइंड में कि अगर पद्मश्री पद्म विभूषण लिए हुए आर्टिजन्स के साथ भी आज सस्टेनेबिलिटी की दिक्कत है, तो व्हाट अबाउट रेगुलर आर्टिजन्स, व्हाट अबाउट ट्रेडिशनल आर्टिजन्स। इसके बाद कन्वेंशन से लौटने के बाद हमें पता था एक मांडर में करगे नाम का प्लेस है। करगे मांडर में क्या है, वहाँ डोकरा आर्ट का प्रैक्टिस करते हैं लोग। गांव के बाहर एक टोला में उनको रहने के लिए दिया जाता है। जनरली जो छुआछूत वाली भावना होती है तो लोग गांव के अंदर एंटर करने नहीं देते हैं मल्होर कम्युनिटी को। तो हम उनके टोला में गए, मेरे साथ 3 दोस्त भी थे। जाने के बाद वाइल टॉकिंग विद देम हमने बात किया कि ठीक है, करीब 25 फैमिली वहाँ रहती है। डोकरा आर्ट काफ़ी फेमस आर्ट है और हैंड मेटल कास्टिंग का वन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है, जो हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो सभ्यता के टाइम से चला आ रहा है। तो जब हमने वहाँ जाकर के कुछ लोगों से बात करने का कोशिश किया कि कितनी फैमिलीज रहती है, दे सेड कि वहाँ 25 फैमिलीज का रहना होता है। बट 25 फैमिली होने के बावजूद काफ़ी कम लोग वहाँ आर्ट प्रैक्टिस कर रहे थे करगे मांडर में। जब हमने पूछा कि आप इतने कम लोग यहाँ पे हैं क्यों और इतने कम लोग प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि पास में, जैसे आप काठीटाड़ से आगे ठाकुर गांव के रास्ते में जाएंगे तो बहुत सारे ब्रिक फैक्ट्री आपको मिलेंगे। उनका कहना था वो ईट भट्टा में काम करने गया। दैट इज़ द सबसे सैड पॉइंट था और दैट इज़ द यूरेका मोमेंट कि ग्रास रूट लेवल पे ऐसा हाल है और एक इंटरनेशनल कन्वेंशंस में उतने रिनाउंड आर्टिजन्स के साथ भी वैसा थोड़ा डिफरेंट हाल है। तो मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ द प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिज़ाइन करना चाहिए। क्योंकि आज अगर आर्टिस्ट अपने आर्ट को छोड़ करके ब्रिक फैक्ट्री में एज ए लेबर काम करने जा रहे हैं तो आर्टिजन तो खत्म हो ही रहे हैं, और आर्टिजन खत्म होंगे तो ऑब्वियसली आपका आर्ट भी एंड होगा। तो दैट वाज द यूरेका मूवमेंट
हमने वहां से कहा कि नहीं, अगर ऐसा यहाँ पे है करगे मांडर में, तो डेफिनेटली ये बाकी सारे विलेजेस में भी ऐसा। बिल्कुल। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, हमने चुनौतियों की बात की, काफ़ी चुनौतियां भी आई होंगी, क्योंकि आप जब ग्रास रूट लेवल पर बात करते हैं, जब काम करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल अलग होती है। तो आप हमें ये बताएं कि इस स्टार्टअप जब आपने इसे शुरू किया तो किन किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा, वो सबसे जो परेशानी वाली जो चुनौतियां थी, कुछ ऐसी चुनौतियां बताएं और उनसे आपने कैसे पार पाया। इसमें मैं एक बहुत कंप्लीट रियल स्टोरी आपको बताऊंगा, क्योंकि जिस समय इस स्टार्टअप को 2017 में मैंने स्टार्ट किया था, तो आई वॉज स्टूडेंट इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, 3rd ईयर का स्टूडेंट था मैं। और एक तो चैलेंज था कि ठीक है, आपने आइडिएशन कर लिया, कर्मा फेस्टिवल में हमने पहला अपने प्रोडक्ट्स के साथ स्टॉल लॉन्च किया, तो रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छे आए लोगों के। लेकिन वहाँ से एक बात पता था कि ठीक है, अगर मार्केट तक पहुँचना है तो सिर्फ 3 रास्ते हैं, या तो आप काफ़ी बड़े शोरूम बना लो, और या तो फिर अच्छा खासा आप वेबसाइट बना लो जिसको टैकल करें लोग पीछे बैकएंड में बैठ करके, और ये 2 अगर आप नहीं कर सकते हो ड्यू टू फंडिंग, इनिशियल फंडिंग, तो एक तीसरा रास्ता भी था, और तीसरा रास्ता ये था B2B बिजनेस मॉडल। वो B2B बिजनेस मॉडल तो हमने कहा कि नहीं ठीक है, हम स्टार्टअप शिल्पकारी को B2B बिजनेस की तरह लेकर के जाएंगे। अब B2B बिजनेस में था क्या कि आपको एक स्कूल को अपने प्रोडक्ट सेल करना है, तो आपको जा करके मिलना किनसे होगा, या तो प्रिंसिपल या डायरेक्टर से मिलना होगा। एक यूनिवर्सिटी को अपना क्लाइंट बनाना है, जैसे अमेठी यूनिवर्सिटी इज आवर क्लाइंट, एक्साइसिस इज आवर क्लाइंट, सेंट जेवियर कॉलेज इज आवर क्लाइंट। तो उनके यहाँ अगर आपको अपने प्रोडक्ट डिलीवर करने हैं तो आपको 1-to-1 जाकर के उनसे मिलना होगा। एज ए स्टूडेंट मेरे हाथ में बाइक थे, मैंने कहा कि दिस इज द वे आई विल टेक, और जाकर के 1-to-1 मिलना मैं शुरू करता हूँ, यहाँ से हम अपने काम को शुरू करेंगे। अब ये तो रास्ता तो क्लियर हो गया कैसे चलना है। इसके बाद जो चैलेंजेस आया, एक इवेंट हुआ था 2018 में लोक मंथन, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट भी आए थे और सुमित्रा महाजन मैम उस समय की तत्कालीन स्पीकर भी थी, वो भी आए हुए थे। उस इवेंट को मैंने कहा कि मुझे इस इवेंट में किसी भी हालत में अपना प्रोडक्ट पुश करना है, और इसके लिए मैंने चूंकि वो इवेंट था RSS का प्रज्ञा प्रवाही विंग का, ठीक है, कोऑर्डिनेट कर रही थी झारखंड टूरिज्म। तो जब मैं डिपार्टमेंट में विजिट करने के लिए गया मल्टीपल टाइम, तो मुझे जो चैलेंजेस फेस करने पड़े, कोई हमें इंटरटेन शुरू में नहीं कर रहा था। दैट वाज द फर्स्ट केस। मल्टीपल सैंपल्स लेकर के फिर भी हम जिद नहीं छोड़े, और मल्टीपल टाइम्स हमने वहां भी गए, RSS प्रज्ञा प्रवाह में भी गए, और उस इवेंट को कोऑर्डिनेट करने वाली इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में भी गए। और वहां जाकर के देखने के बाद हमें पता चला, जब आप मल्टीपल टाइम 10-15 टाइम जिद की तरफ दौड़ते हैं, लोग आप पे फिर ट्रस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं। तो सम ऑफ द टाइम चुनौती जो था वो ये था, लोग अवेयरनेस की कमी, तो लोग देना नहीं चाहते हैं, जी जी, ठीक है, तुरंत इंटरटेन नहीं करते हैं जब आप इनिशिएट करते हैं। तो अभी एक सवाल आता है इस बीच में कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से जुड़ा है, आप आर्टिस्ट से काम कराते हैं, उसको अपने ग्राहक तक भेजते हैं, तो ये काम बहुत सारे लोग करते हैं, तो आप ही का प्रोडक्ट क्यों, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो उत्पाद है, वो आपने कैसे उसे अलग बनाया, लोग आप ही के प्रोडक्ट्स को क्यों परचेज करें? हमने जब मार्केट को आइडेंटिफाई किया, तो B2B मार्केट मॉडल को जब हमने ऑप्ट किया, उसके पहले ही हमने देखा कि मार्केट में 3 तरह के चैलेंजेस होते हैं। एक स्कूल कॉलेजेस के भी अगर ऑर्डर होते हैं, यूनिवर्सिटी या इवेंट्स का भी ऑर्डर होता है ना, वो नहीं चाहते हैं कि वो मल्टीपल दुकान में जाए, मल्टीपल शॉप में जाकर के विजिट करे और अपने सैंपल्स को टच करे और देखे। हमने कहा कि सारी चीज़ें हम आपको डिजिटल कैटलॉग तुरंत देंगे। सेकेंड था, आपके एज पर योर रिक्वायरमेंट हम आपके प्रोडक्ट को कस्टमाइज करेंगे, जो उस समय कोई अदर पार्टीज कर नहीं रही थी, कोई भी नहीं कर रहे थे, लाइक झारकार्प नहीं कर रही थी, ट्राइब्स इंडिया भी कस्टमाइज करके प्रोडक्ट नहीं देते हैं, 5 इंडिया में भी आपको कस्टमाइज करके प्रोडक्ट नहीं मिलेगा एज पर योर नीड। शिल्पकारी ने ये काम शुरू किया। तीसरा था ऑन डोर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। हमने कहा कि ठीक है, इवन इट विल बी सिंगल प्रोडक्ट और 10 प्रोडक्ट, हम आपको ऑन डोर डिलीवरी फैसिलिटी देंगे, सारा कुछ आपको एंड टू एंड फैसिलिटी मिलेगा। तो ये सब कुछ चीजें थी जो लोगों ने अपना USP बनाकर इसे अलग किया और उनको पसंद आने लगा। साथ ही कॉम्पिटिटिव रेट पर भी हमने चीजों को लॉन्च किया। तो आप अभी हम बात कर रहे थे ग्रास रूट लेवल की, आपका काम, तो आप ऐसा, जैसे आपका जो काम है ना, वो दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन का है, आपको अपने ग्राहक को भी संतुष्ट करना है और आपको अपने आर्टिस्ट को भी संतुष्ट करना है, तो इसके बीच में ये बैलेंसिंग कैसे बनाते हैं? इसमें कैसे होता है, जैसे एक वर्ड मैंने यूज किया, अवेयरनेस। हाँ जी। होता क्या है, आर्टिजन के पास अपॉर्चुनिटीज कम होने का एक जो दिक्कत है सबसे बड़ा, वो ये है
कि वो मार्केट का जो ट्रेंड है, आप देखेंगे क्लोथिंग इंडस्ट्री को आप देखिएगा, हर हफ्ते डिज़ाइंस चेंज होते हैं। सिमिलर वे में आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री ना काफ़ी लंबे टाइम से सैचुरेट था काफ़ी, तो हमने आर्टिजन्स को अवेयर करना शुरू किया। अनलेस एंड अनटिल आप नए डिज़ाइन से फोकस नहीं करेंगे, जो डिज़ाइंस आपको नहीं करना है, जो डिज़ाइंस हम भी बता रहे हैं, आप अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप नए डिज़ाइंस को बनाने के लिए नहीं जाएंगे, आपका मार्केट गिरता जाएगा, आपका मार्केट एट द एंड जीरो भी हो सकता है। तो हमने धीरे धीरे उनको अवेयर करना शुरू किया, धीरे धीरे उनको आप कह सकते हैं कि डिजिटली चीज़ों में लिटरेट करना शुरू किया कि आप इन नए नए तरह के प्रोडक्ट पे फोकस करिए, नए नए प्रोडक्ट को बनाइए। अब आते हैं कस्टमर के पास। कस्टमर का सेम था, कस्टमर की क्वारी थी कि हमें कुछ नया दिखाओ। ये तो डिज़ाइन हमने पिछले साल ही यूज़ किया था अपने इवेंट में, अपने वर्क में, आप इस बार कुछ नया दो, आप कुछ नया दो। तो ये जो पार्ट था ना, हमने इसको ऐसे बैलेंस किया। कस्टमर्स को हमने ऐसे कहा कि ठीक है, एज पर योर रिक्वायरमेंट हम चीज़ों को कस्टमाइज करेंगे, नए डिजाइन लेकर के आएंगे। आर्टिजन को हमने कहा कि आप नए डिजाइन से फोकस करो, आपकी अर्निंग उससे मैक्सिमाइज होगी, मल्टीपल बोनसेस भी आपको उसके मतलब कि काम करने के बाद आपको मिलेगा। बिल्कुल। मैं आपसे अगला सवाल, जैसे कि हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, तो आपका स्टार्टअप आज 6 साल 7 साल हो गए आपके स्टार्टअप को, आपने अपना स्टार्टअप जमा लिया। तो अब हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि जो नए बच्चे हैं जो स्टार्टअप में घुसना चाहते हैं, जो नए युवा हैं जो स्टार्टअप में जाना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप उन्हें कौन सी 3 बातें बताना चाहेंगे जो सबसे ज़रूरी है जब भी वो कोई स्टार्टअप को अपने दिमाग में रखें? सबसे पहला पॉइंट है जो मैं कहना चाहूँगा, एक स्टार्टअप को लेकर के 3 बातें सबसे इम्पोर्टेंट होती है। पहला है आइडिएशन का फेज, या फिर क्रिएशन ऑफ द आइडिया, या फिर आप आइडिया का क्रिएशन कह दीजिए। सेकेंड जो पार्ट है हमारा, वो है पार्ट ऑफ फंडिंग, एंड थर्ड है एक्सपेंशन। तो आज शिल्पकारी का जो स्टेज है, इवन दो हमने काफ़ी लंबा कोविड फेस किया, स्टिल टुडे आज हम काफ़ी एक्सपैंड फेज में हैं। टोटल 6 स्टेट पर अभी हमारा काम हो रहा है, और साथ ही साथ सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट के डोमेन में नहीं है, हमने अपने कई ब्रांचेस और कई सिस्टम को भी एक्सपैंड किया। तो एक्सपेंशन इज ऑल्सो द थर्ड पॉइंट विच इज़ इम्पोर्टेंट। अब हम आते हैं आइडिएशन पर। जैसे मैंने बताया अपनी स्टोरी में कि आइडिया क्यों इम्पोर्टेंट है एंड आइडिएशन क्यों इम्पोर्टेंट है, और आइडिया आप जनरेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने चारों तरफ की समस्याओं को बहुत ही डीपली देखिए। हर तरह के सेगमेंट है, कई सारे एरियाज हैं जिसमें आज भी कई तरह की समस्याएं एग्जिस्ट कर रही है। उसका एक जितना ज़्यादा हो सके उसका एक बेटर प्रोडक्ट, बेटर सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का बेटर सॉल्यूशन के साथ अगर आप आते हैं, बेटर सॉल्यूशन आप डिज़ाइन करते हैं, तो डेफिनेटली आप एक बेहतर आइडिया के साथ कम अप करेंगे। एंड जब आपके पास आइडिया होता है तो आपको उसको एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करना होता है। तो आप उससे देखिए कि कैसे आप उससे रेवेन्यू और एक प्रॉफिट यहाँ पे रोकना चाहूंगी कि आइडिया बहुत सारे लोगों के पास है। अभी हम जो बात कर रहे थे, आइडिया की बात कर रहे थे, फिर एक्सपेंशन की बात करते हैं। आइडिया बहुत सारे लोगों के पास होता है। जो बच्चे, जो युवा स्टार्टअप का सपना देखते हैं, आइडिया उनके पास होता है तभी देखते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी जो बाधा आती है स्टार्टअप में, वो होती है फंड्स की बाधा। किसी के पास फंड नहीं होते। तो आपको क्या लगता है कि किसी के पास आइडिया है लेकिन फंड नहीं है, तो उसे अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करना चाहिए? उसके पास क्या क्या रास्ते हो सकते हैं कि वो अपने स्टार्टअप को कब शुरू कर सके? और एक और सवाल मेरा आपसे होगा कि स्टार्टअप को शुरू करने का सही वक्त आपके हिसाब से कौन सा? स्टार्टअप को ऐसे तो देखिए, सही वक्त कुछ भी नहीं होता है, बट एक मेरा कहना है, मैं अपने लाइफ अपने पास्ट टाइम के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि जब आप स्टूडेंट होते हैं, अपने ग्रेजुएशन के एज में हैं, अपने हायर सेकेंडरी के एज में हैं, वो एक परफेक्ट टाइम होता है डिसीजन मेकिंग का। और वो दैट्स वाई मैं उस समय इसलिए कह रहा हूँ कि कौन से पाथ को आप चूज़ कर रहे हैं वो उस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि अगर आप उस समय डिसाइड नहीं करते हैं, आफ्टर करियर कंप्लीशन आप कुछ टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, बाकी करेंगे, तो क्या होगा कि आप इवेंचुअली अपने लाइफ में क्या होगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अपने लाइफ का इंपॉर्टेंट एंड गोल्डन टाइम आप वेस्ट कर रहे होंगे। तो दैट्स वाई जो कॉलेज का टाइम है, यूनिवर्सिटी का जो टाइम है, आई विल से कि वो एक काफ़ी बेस्ट टाइम होता है, जहाँ आपको 4 सजेशंस भी अच्छे मिलते हैं, काफ़ी सारे आपके प्रोफेसर्स हैं, बाकी आपके साथ कनेक्टेड फ्रेंड्स हैं जो आपको उस समय हेल्प कर सकते हैं, जो आप मार्केट क्रिएट करने के साथ ही साथ। वो टाइम क्यों इंपॉर्टेंट होता है? अगर आप बीइंग ए स्टूडेंट 3 साल का ग्रेजुएशन चल रहा है, फर्स्ट या सेकेंड ईयर में आप स्टार्ट करते हो, तो जो 2 साल का टाइम है, आप
फुल्ली ग्राउंड में नहीं उतरते हैं तो आपके पास वो केस स्टडी का टाइम होता है। आप डिसाइड कर सकते हो यस दिस विल वर्क और दिस वॉन्ट। तो ये इंपॉर्टेंट फेज होता है जो अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी इसके बाद तो आपका पूरा लाइफ ही पड़ा हुआ है, कभी भी आप स्टार्ट करिए, लाइक देयर इज नो इशू। और साथ ही साथ अब आते हैं हम फंड के ऊपर जी। फंडिंग का जो की पॉइंट होता है, सबसे पहला किसी भी बिजनेस मॉडल को हम लोगों ने B2B का रास्ता क्यों चुना? B2B इसलिए चुना क्योंकि अपने पास एक सिंगल बाइक था उस समय और 25 से 30 हज़ार रुपये थे एक स्टूडेंट के रूप में। अगर हाँ उस समय मैं स्टार्टअप का अपना मॉडल चेंज कर लेता कि मुझे एक शोरूम ही उतारना है या एक फुल फंक्शनल वेबसाइट ही खोलना है, तो हो सकता है मुझे उसी बिजनेस को इनिशिएट करने में 20 लाख का खर्च पड़ता। लेकिन जो पैसे आपके पास थे आप उससे अप्रोच करना शुरू किए, आप लोगों ने आपने अपना सिस्टम डिज़ाइन किया कि ठीक है सामने से कस्टमर का ऑर्डर आ रहा है, सामने से एडवांस लेकर के हम आगे देते चले जाएंगे और इसी पार्ट को आप रिपीट करते हुए एट द एंड एक आप बड़ा वॉल्यूम गेन करेंगे। तो एक तो ये रास्ता हो गया कि आप ठीक है फंडिंग के अलावा भी एक आप सेकेंड रास्ता तलाशिए जिसमें कम फंड की रिक्वायरमेंट हो बट उस रास्ते पे आप बढ़ सके। आते हैं हम सेकेंड फेज में। सेकेंड फेज एक ऐसा है, मार्केट में कई सारे सोर्सेस हैं, कई सारे अलुमनाई ग्रुप हैं, कई सारे इंक्यूबेटर्स हैं, कई सारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, कई सारे इनफैक्ट वेंचर कैपिटलिस्ट तो बड़ी चीज़ें हो गई। मैं कहूँगा कि रॉ लेवल पे हम बात करते हैं Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के लिए बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके पास एडिशनल अमाउंट होता है। आप उनको अपने पार्टनर के रूप में उनको इन्वाइट कीजिए अपने स्टार्टअप में, आप अपने साथ धीरे धीरे जोड़िए, बोले कि सर ठीक है पैसे आप लगाओ, हम आगे इसको रन करेंगे, ये परसेंटेज आपका रहेगा। तो धीरे धीरे जब इस सिस्टम को आप छोटे अमाउंट के साथ शुरू करेंगे, उनका ट्रस्ट बढ़ेगा, तो मल्टीपल पार्टनर्स आप टाइम के साथ गेन करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। मतलब ये मैं Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के लिए फोकस लेकर के बता रहा हूँ क्योंकि हर कुछ ऐसा नहीं होता ना, लाइक नॉट लाइक अ ड्रीम, नॉट लाइक अ सपना कि भाई आप गए आपको 1000 करोड़ का फंडिंग मिल गया। बिल्कुल। इट एक्चुअली लाइक डोंट वर्क इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज लाइक रांची एंड अदर। तो सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिल्पकारी के फाउंडर अतुल जी हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि कैसे फंडिंग करनी चाहिए, उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया, अपने स्टार्टअप को आज इस लेवल पर कैसे लेकर गए कि 6 राज्यों में उनका स्टार्टअप है, वो काम कर रहे हैं और इतने सारे लोगों के साथ वो आज जुड़े हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और स्टार्टअप इनसाइट्स देखते रहिए। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।